नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ वीएनएम टीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में हम लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर, लेकिन आज बात होगी गुजरात में होने वाले उपचुनाव पर। भले ही एक ही सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बेहद दिलचस्प हो गया है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो कई मायनों में गुजरात के लिए ऐतिहासिक रहा और एक उसमें जो कड़ी थी वो थी कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक सीट की सेंध लगाई थी और वो थी बनासकांठा की सीट जो कांग्रेस पार्टी की गैनीबेन ठाकुर जीतने में सफल रही थी। और अब जब वाव विधानसभा की सीट खाली उन्होंने की है, वहां उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गए हैं। दिलचस्प इसलिए कि भाजपा और कांग्रेस तो वहां चुनाव लड़ ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बागी ने निर्दलीय उम्मीदवारी वहां से कर दी है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको मिलवाएंगे और इस वाव विधानसभा के चुनाव पर बात करेंगे कि आखिरकार किसकी साख इस सीट से दांव पर लगी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ गुजरात की वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राज्य की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार के लिए इस सीट के नतीजे से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी के बागी उम्मीदवार मावजी पटेल ने वाव के दंगल को रोचक बना दिया है। ये सीट बनासकांठा लोकसभा सीट जीतने के बाद खाली हुई है। यहाँ से 2022 के चुनावों में जीती गैनीबेन ठाकुर अब बनासकांठा की सांसद है, इसलिए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने वाव सीट से पूर्व विधायक और गैनीबेन ठाकुर के करीबी गुलाब सिंह राजपूत को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी से स्वरूप जी ठाकुर मैदान में हैं। बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ने के लिए मावजी पटेल समेत कुल 5 बागियों पर गाज गिराते हुए 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है। आमतौर पर उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में रहते हैं, लेकिन कुछ समय में बनासकांठा में जिस तरह से गैनीबेन ठाकुर की लोकप्रियता बढ़ी है, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर इस सीट पर कांग्रेस की जीत होती है और बीजेपी हार जाती है तो ये नतीजा इस क्षेत्र के 3 नेताओं का कद तय करेगा, जिसमें गैनीबेन ठाकुर तो है ही, अल्पेश ठाकुर और शंकर चौधरी भी शामिल है। शंकर चौधरी वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष है। वे सीधे चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वहीं अल्पेश ठाकुर कांग्रेस से होकर बीजेपी में आए हैं। ऐसे में उनके लिए भी इस सीट का नतीजा अहम माना जा रहा है। अगर गैनीबेन ठाकुर गुलाब सिंह राजपूत को जिता लेती हैं, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ गुजरात की राजनीति में बल्कि कांग्रेस के अंदर भी उनका कद और बढ़ जाएगा। मावजी पटेल की एंट्री से वाव का चुनाव रोचक हो गया है। अब देखना है कि मावजी पटेल की बगावत किसको भारी पड़ती है। चलिए, आज वाव विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है गुजरात में। परसों ही आज शाम 5 बजे ही चुनाव प्रचार बंद हो चुका है और अब जब वोट डालने की घड़ी आएगी और जब काउंटिंग की घड़ी आएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों की कहीं ना कहीं सांसें जो है थमी हुई रहने वाली है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि प्रतिष्ठा की सीट ये बन चुकी है। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से चर्चा के लिए महेश राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं। महेश जी नमस्ते, स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से रत्ना जी भी जुड़ेगी और हमारे साथ गोपी पणियार घांघर जुड़े हुए हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मयूरिका। गोपी जी को हमने बहुत सालों तक आज तक में देखा है और अब निर्भय न्यूज के जरिए निर्भय तरीके से वो अपने जो विचार हैं वो लोगों के सामने रख रही हैं। तो आज उन्हीं निर्भय विचारों के साथ हमने इस चर्चा में उन्हें जोड़ा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश राजपुरोहित जब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि वो वाव विधानसभा के मीडिया इंचार्ज भी है। महेश जी, क्या सिनारियो लग रहा है? आप लगातार वहां नजर बनाए हुए हैं और आपके ही बागी प्रत्याशी ने वहां से जो निर्दलीय दावेदारी कर दी है, उसके बाद तो वाव विधानसभा की जो सीट है ना सिर्फ गुजरात में, पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गई है। महेश जी, पिछले 10 दिन से यहाँ पे हूँ और जमीन पे हम प्रचार करने भी जाते हैं, लोगों को मिलने भी जाते हैं, सभी ज्ञाति वर्ग के लोगों से हम मिलते हैं और चर्चा भी करते हैं। हमारा मुख्य मुद्दा और लोगों को कन्विंस करने का मुद्दा यही रहा है कि पिछले 7 साल से वाव का पूरा विकास यहाँ पे अटका हुआ है और लोगों को हम बता रहे हैं कि 2012 से 17 का जो पीरियड था वो कैसा था और अभी पिछले 7 साल से आपका पीरियड कैसा चल रहा है। और वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि हम किसी कोई ना कोई बात में आ गए थे और ये 7 साल हमने बिगाड़े हैं। अभी वो बिगाड़ने की कोई किसी भी तरह की
तैयार नहीं है और वो पूरे ज्यादातर और सभी लोग के और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना चुके हैं। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 23 तारीख को परिणाम है और यहाँ पे कमल ही खिलेगा। सर, हाल ही में लोकसभा की सीट आपने गंवाई है, उसके बाद भी इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, और मैं इस पर आपकी मैं आपको अगर आपने लोकसभा को याद किया तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्ञानीबेन ठाकुर वावसी विधायक थे और ज्ञानीबेन ठाकुर ही लोकसभा में अपना मतलब सांसद उम्मीदवार थे। लेकिन वाव विधानसभा में वो 2200 वोट से पीछे थी, जबकि जी। उनका दावा था कि यहाँ से मैं 30,000 वोट प्लस निकलूंगा। चलिए, गोपी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं और लगातार चुनाव को बहुत सालों से फॉलो करती आई है, राजनीति जो है गुजरात की उससे बहुत करीब से जानती हैं। गोपी जी, आपका क्या मानना है, ये दिलचस्प मुकाबला है वो किस और रुख ले सकता है? बिल्कुल मयूरिका, ये बेहद दिलचस्प हो चुका है। वाव का जो चुनाव है वो किसका, गुजराती में जिसे कहते हैं वट यानी साख, किसकी साख यहाँ पे बचा के रखेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो या कांग्रेस के उम्मीदवार हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो, सबसे बेहद इंटरेस्टिंग जंग इसलिए भी हो गया है कि आप देखिए विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी वो भी आखिरी यानी कल से हमें लगातार चुनावी भाषण देते हुए दिख रहा है। और चुनावी भाषण में किस पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप लग रहे हैं मावजी पटेल, जो कि वहां से निर्दलीय उम्मीदवार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये रहा है कि यहाँ पे गेनीबेन की जो साख है उसे किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे गेनीबेन लगातार काम कर रही है। गेनीबेन ने जिस तरीके से यहाँ पे, आज अगर आप कैंपेनिंग का आखिरी दिन है और सुबह के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुस गई, वहां पे सीजे चावड़ा थे, उनके गले भी लग गई और जो दूसरे लीडर्स थे उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की, सबको गुलाब दिया यानी कमल पे गुलाब, ये तो नारा इन लोगों के जरिए दिया गया है। और देखिए जितनी भी मैंने देखा गुलाब सिंह राजपूत की जितनी भी स्पीच थी, गुलाब सिंह राजपूत हर बार यही कह रहे हैं कि कमल पे इस बार गुलाब भारी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कमल और गुलाब के बीच की जो लड़ाई है उसमें स्वरूप जी ठाकुर जो है वो कहीं खोते हुए दिखे। सबसे दिलचस्प बात ये दिखी कि स्वरूप जी ठाकुर को वहां पे ज्यादातर जनता जो है वो स्वरूप जी के अलावा, मतलब स्वरूप जी को तो जानती है, लेकिन स्वरूप जी का पिछले चुनाव 2022 के चुनाव में कुछ लोगों ने बॉयकॉट भी किया था, कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया था और वही विरोध अगर इस बार चालू रहा तो उनके लिए ये जीत पाना काफी मुश्किल होगा। और अगर वाव के आप जातिगत, क्योंकि ये चुनाव ऐसा चुनाव है, गुजरात में अब तक ये कहा जाता है कि पार्टी चुनाव लड़ती है, यहाँ पे सिर्फ वाव की और बनासकांठा का जो चुनावी जंग होता है उसमें पार्टी नहीं होती है, जातियां होती है, वो ज्यादा महत्व रखती है। और जातियों के हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे ठाकुर समुदाय के करीब 80,000 जितने वोट है, चौधरी समुदाय जो आता है उसके 50,000 के आसपास वोट है, रबारी समाज जो है वो 30,000 के आसपास वोट बैंक है उनकी। तो वैसे में और हर बार ये देखा गया है कि अगर ठाकुर को टिकट दिया गया तो दूसरा समाज एक और हो जाता है, और अगर दूसरे समाज में से किसी को टिकट दिया जाता है तो पूरा ठाकुर समाज एक होके वोटिंग करता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से मावजी पटेल यहाँ पे थर्ड कैंडिडेट के तौर पर आए हैं, कोई ये क्यास नहीं लगा पा रहा है कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी या निर्दलीय जीतेंगे। हालात यहाँ पर ये है कि वहां के स्थानिक नेता भी काफी सारे जो है, काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, ये लोग जीत का दावा भले ही कर रहे हैं लेकिन डर तो दिल में है, कहीं अगर मावजी पटेल ने यहाँ पे खेल बिगाड़ा तो फायदा ऑपोजिट पार्टी को भी हो सकता है और मावजी पटेल को भी हो सकता है। तो ये जंग जो है ये बेहद दिलचस्प हो गया है। और वाव इसलिए भी ज्यादा क्योंकि देखिए अगर वाव के चुनाव में कुछ भी आगे पीछे होता है, यहाँ पे अगर हारती है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी, यहाँ पे अल्पेश ठाकुर और शंकर चौधरी की हार कही जाएगी। और अगर कांग्रेस हारती है तो यहाँ पे गेनीबेन की हार कही जाएगी। तो ये चीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।
आप देखिए, मैं आज एक स्पीच भी सुन रही थी जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि गेनीबेन जो है, मतलब कांग्रेस इसी तरीके से सिंपैथी ले रहे। जगदीश ठाकुर जो है वो ये बार बार कह रहे हैं कि गेनीबेन को आपने भेजा, गेनीबेन हमारी पगड़ी की तरह है, गेनीबेन ने जी हमारा सर ऊंचा किया है। अगर गेनीबेन की ही सीट हम हार गए तो वो संसद में जाके क्या सवाल पूछेगी। जी जी तो देखिए, यहाँ पे भी भावना से जोड़ने की एक कोशिश जो है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। सामने भारतीय जनता पार्टी भी पूरे प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शंकर चौधरी को उतारा है मैदान में, सारी चीजें हो रही है। खुद सीआर पाटिल वहां पे एक बार गए, उन्होंने भी पूरी समीकरण जो है पन्ना प्रमुख से लेके हर चीज उन्होंने बारीकी से देखी। लेकिन यहाँ पे जो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जो डेंट लग रहा है वो यही है कि उनके ही जो नेता है वो नेता कहीं ना कहीं अलग अलग बिखरे हुए हैं, जिसका नुकसान या खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और हो सकता है कि उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा हो। और गोपी जी की बात से मैं इतना समझ पाई हूँ कि यहाँ 3 लोगों की जो साख है दांव पर है। गेनीबेन ठाकुर तो है ही, शंकर सिंह चौधरी भी है और अल्पेश ठाकुर भी है। 3 जो मैंने रिपोर्ट में भी बताया कि इन 3 लोगों की साख जरूर कहीं ना कहीं दांव पर है, क्योंकि उनका कद नापने का एक सही मौका मिला है वाव विधानसभा उपचुनाव में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से रत्ना जी जुड़ी है। और गेनीबेन ठाकुर जिस तरह की बेबाक नेता है, उनके वहां वाव विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, या पूरी कांग्रेस पार्टी है, सभी के हौसले जो है बेहद बुलंद है। रत्ना जी जुड़ी हुई है। रत्ना जी, क्या माहौल है वाव विधानसभा का? जी, हम तो ये कह रहे हैं कि अभी से दर्ज कर लीजिए, ये सीट कांग्रेस के नाम से जा रही है और कांग्रेस यहाँ पे 100% जीतेगी। और ये तो हमारी ट्रेडिशनल सीट है और गेनीबेन की खुद की सीट है। और मैंने जैसे बताया कि गेनीबेन तो एक कार्यकर्ता है, और जब गेनीबेन जीती थी तब मैंने अपने खुद उनके बारे में वीडियो बनाते हुए कहा था कि ये तो हमारा शगुन का सिक्का है। और शगुन का भले एक ही सीट निकली थी लोकसभा में, पर ये शगुन का सिक्का जैसे 1 रुपया बहुत ज्यादा महत्व रखता है, इसी तरह से गेनीबेन की एक ही सीट लोकसभा में हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि इनके जो 26 से 26 के दावे थे उसको गेनीबेन ने फेल किया। और इसी वजह से ये लोग कई जगह से 400 पार के जो नारे लगा रहे थे वो नारे भी उनके फेल हुए। तो मैं यहाँ तक मानती हूँ कि हम तो ये सीट 100% जीतने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि गेनीबेन खुद एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह घर घर निकल पड़ी है, पर्चा बांट रही है, रोड रास्ते बाजारों में निकल पड़ी है और उनके साथ उनकी पूरी टीम निकल पड़ी है। तो ये सीट तो हम लोग जीतने वाले हैं। और जिस तरीके से मावजी भाई ने जो अपक्ष तरीके फॉर्म भरा है, उसका नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक तरफी फैसला करके मावजी भाई को नाराज किया है। और उससे जो सामाजिक जो समीकरण है वो भी बिगड़े हैं। और ये तो हमारी खुद की सीट है, इसीलिए हम तो ये सीट जीतने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने पार्टी प्रत्याशियों को अनदेखा करती है, जिसकी वजह हमेशा कोई ना कोई बगावत। इस बार लोकसभा चुनाव में करीबन हर सीट से विरोध सामने आया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जबकि सुशासन वाली पार्टी मानी जाती है और कहा जाता है कि पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसे ही जिताएंगे। बाद में तो खैर डैमेज कंट्रोल में माहिर पार्टी है ही, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में हमेशा ही बगावत का सुर कई सारी सीट्स पर हमें देखने मिला। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब अपने पार्टी प्रत्याशियों की अनदेखी कर रही है? जी, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस पे जो मतलब, अब मैं तो यही सब कहूंगी कि कांग्रेस का जो कचरा था वो इन्होंने अपने पास लेके संग्रह कर लिया और ये लोग इनको लेके अपनी पार्टी को जिताने चले हैं। जबकि इनका जो मूल कार्यकर्ता है वो बेचारा तो आज भी दरिया ही बिछा रहा है, कुर्सियां बिछा रहा है और कुर्सियां साफ कर रहा है। तो इसकी वजह से जो इनका जो सामान्य कार्यकर्ता है वो नाराज है और हर चुनाव में वो नाराज होता है। परंतु आप जानते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का इतना सारा पैसा इकट्ठा हो चुका है कि फिर बाद में वो साम दाम दंड भेद की नीतियां अपना के किसी भी तरीके से सीट को जीतने के लिए अपना सब कुछ लगा देती है। साथ में उनको ईवीएम का भी और इलेक्शन कमीशन का भी सहकार मिल जाता है। तो इस वजह से वो सीट जीत रही हैं। बाकी प्रजा में उनके लिए कोई भी सम्मान बचा नहीं है। इसे अब तो ये अनुशासन विहीन पार्टी बन चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ देखा गया है कि वाव की सीट में जो निरपेक्ष धारासभ्य के तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं,
ऐसा बहुत कम हुआ करता था कि भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई अपनी आवाज उठाता था। पर वाव से यहाँ पर संकेत मिल चुके हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अनुशासन, शिष्ट और वफादारों की पार्टी कहती थी, अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। कार्यकर्ता नाराज है, पब्लिक नाराज है, स्टूडेंट नाराज है, मतलब किसान नाराज है, महिलाएं नाराज है। और मुद्दे देखिए यहाँ पर ये जो स्थानिक मुद्दे हैं उनके साथ साथ यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा है, फिर यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं के साथ कितने अन्याय, कितना शोषण होता है, ये सारे मुद्दे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी बहुत दमदार तरीके से लड़ रही है। और ये तो हमारी, मैंने फिर से कहा, पुश्तैनी सीट है, हम तो ये जीतने ही वाले हैं जी। चलिए महेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, ये अब हो रहा है, बार बार हो रहा है। एक बार हुआ तो माना जाता है, लेकिन लोकसभा में करीब हर सीट पर हुआ। कहीं ना कहीं जो असंतुष्ट थे वो खुलकर इस बार बोलते हुए नजर आए। वडोदरा में तो बहुत खुलकर विरोध हुआ, 2 जगह की सीट बदलने की नौबत आई गुजरात में। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो जमीन से सालों तक काम करते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है? महेश जी, अगर अन्याय हो रहा होता तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। मैं एक सामान्य परिवार से आ रहा हूँ, ना तो मेरी किसी ना मेरे पिताजी की या फिर मेरे दादाजी की कोई भी राजकीय बैकग्राउंड नहीं है, और मैं आज बीजेपी का गुजरात प्रदेश सह प्रवक्ता हूँ। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको उचित स्थान और उचित जगह मिलेगी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई पहले सोनिया गांधी रहेगी, फिर राहुल गांधी, फिर प्रियंका गांधी, फिर रॉबर्ट वाड्रा, फिर उसका बच्चा रेहान वाड्रा, सब कुछ तैयार है। इनको सिर्फ गुलामी ही करनी है। मैं चाहता था कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी ना करूं, लेकिन उन्होंने बोला तो फिर ये सब मुझे बोलना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आप बोल रहे हैं कि भाई कई जगह पे इसका विरोध या फिर रहता है। जैसे ही परिवार बड़ा होता है, हमारे परिवार में भी अगर सदस्य बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अंदरूनी मनमुटाव रहता है। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा मनमुटाव के बाद की जो स्थिति होती है या फिर बाद में किसी को टिकट दिया जाता है, सब सब साथ में मिलकर लड़ते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम रहा है। और ये वो लोग बोल रहे हैं जहां पे कांग्रेस के मतलब उनका मतलब कार्यालय तक एक दूसरे के तोड़ देते हैं, वो लोग ये टिप्पणी ना करें तो ही ठीक है। चलिए इस बार ये जो मावजी पटेल वाला हुआ है उस पर मैं जरूर लौटूंगी कि आपकी ही पार्टी यस। से निष्कासित कार्यकर्ता जो हैं वो आप पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन गोपी जी की इस पर जरूर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। गोपी जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से अन्याय कर रही है, ऐसा आप इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी को फॉलो कर रही हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी बहुत सारे ऐसे लोगों को अनदेखा कर रही है? देखिए, यहाँ पे अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे हम पहले कांग्रेस के लिए कहा करते थे कि कांग्रेस में सारे जो है लोग वो नेता है, यहाँ पे कार्यकर्ता कोई नहीं है, और वैसा ही भारतीय जनता पार्टी में अब धीरे धीरे हो रहा है। वहां पे कांग्रेस के भी नेता लोग गए हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के भी कई सारे नेता है। वैसे में सवाल ये होता है कि जो बेसिक जिसे हम कहते हैं कि जो एक बेस है कार्यकर्ता का, वो कार्यकर्ता का बेस अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का नेता में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी नेताओं की तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन कार्यकर्ता जो है, ये कार्यकर्ता अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और इसकी वजह भी यही है। आप देखिए, अगर देखेंगे तो हर किसी की एक अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे महेश जी ने बोला कि कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के ही नेता आके तोड़फोड़ करते थे, तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी में भी होता है। मावजी पटेल उसी का एक एग्जाम्पल है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसा हुआ ही ना हो। जी, जी। तो यही एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। और मावजी पटेल, जब मावजी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल उन्हें सस्पेंड किया। ये भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जाता था कि डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ पे आपको हर किसी को डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, हर किसी को हर चीज को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब मावजी पटेल ने जिस दिन फॉर्म फिलअप किया, उसी दिन क्यों उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया? अचानक ही कल ही क्यों सस्पेंड किया गया? उसके साथ ही कई सारे और लीडर्स को सस्पेंड किया गया। तो ऐसी तो क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की? या भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि मावजी पटेल जो है वो बाद में बैठ जाएंगे और हम जो है चुनाव को पूरी तरीके से, बिल्कुल
हम चुनाव को पूरी तरीके से जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार मावजी पटेल को सस्पेंड करना पड़ा कल। जी, अब जब जी, सस्पेंड किया तो मावजी पटेल ने इतना ज्यादा डेंट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि वहां पे अब चौधरी समाज के जो वोट है, खुद विधानसभा अध्यक्ष वहां पे चुनावी मैदान में उतर आए। खुद जी, विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चौधरी समाज के जो वोट है उनको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। गेनी ठाकुर बताए कि ये सब सारी रणनीति किसने की है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति नहीं थी? अरे ये चुनाव मयूरिका इसलिए भी दिलचस्प हो गया कि गुलाबसी का नाम तो पहले आ गया, यानी जिस दिन फॉर्म फिलअप होना था उसी दिन गुलाबसी का नाम आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वो नाम अनाउंस करते करते बकायदा 12-1 बज गए जब तक फॉर्म भरना था। जी। और वो भी 4 उम्मीदवारों के फॉर्म भरवाए भारतीय पूरी जनता पार्टी ने। असमंजस वाली स्थिति बनी रही लास्ट तक। बिल्कुल, तो जी। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी क्लियर ही नहीं कर पाई कि अगर अमूमन भारतीय जनता उनको पार्टी के साथ ये होता नहीं है। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लैरिटी वाली पार्टी है और वही यस। क्लैरिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दी। कहीं न कहीं और देखिए डिसिप्लिन में मानने वाली है। यहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक कैंडिडेट को टिकट दे देती है, तो वो क्लियर हो जाता है कि दूसरे लोग जो है वो अब वापिस उसके लिए काम करने में लग जाएँगे। लेकिन जी, यहाँ पे पूरी बगावत हो गई और बगावत भी कैसी कि 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। मतलब जी, आपको जी, ये देखना पड़ेगा कि लालजी पटेल जो है वहां पे एपीएमसी में है, ये इन लोगों को मतलब एक अच्छे होद्दे वाले लोगों को सस्पेंड करना पड़ा भारतीय हुँ, जनता हुँ, पार्टी। हुँ। तो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर दिखती है। और देखिए गुजरात के अंदर ये असमंजस की स्थिति इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ पे लोगों को बार बार ये कहा जाता है और बार बार ये बात चलती है कि सरकार में तब्दीली आने वाली है, संगठन में तब्दीली आने वाली है, नए अध्यक्ष आएंगे, नया संगठन बनेगा। तो वैसे में कोई अपनी भूमिका जो है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। ये जी, भी जी। कहा जा रहा है कि जो बार बार ये चीजें कही जा रही है कि सरकार संगठन ये सब में तब्दीली आएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो क्लैरिटी था कि एक क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, चुनावी रणनीति में उतरती है, वो क्लैरिटी यहाँ पे नहीं देखने मिल रही है। और ये लोकसभा चुनाव के बाद से गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ असमंजस का माहौल, बल्कि मैं कहूंगी कि चुनाव से पहले भी जब टिकट का आवंटन हो रहा था, जिस तरह का विरोध हो रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में सब कुछ बहुत नया है। सालों तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर रूल किया है और लोग जो है गुजरात की वो भर भर झोली वोट देते आए हैं। लेकिन जो दिक्कतें सामने आ रही है उसके बाद ये सारी स्थिति पैदा हो रही है और हो सकता है आने वाले 5 सालों में गुजरात की राजनीति में भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से शुरुआत हो गई है और वाह विधानसभा हो सकता है उसका अगला चरण हो। इसीलिए भी ज्यादा जरूरी है ये देखना कि ये सीट आखिरकार किसके हिस्से जाती है। गोपी जी ने जैसे बात करी थी कि जातीय समीकरण पर ये पूरा चुनाव लड़ा जाने वाला है, इसलिए मैं दोनों पार्टी के जब नेता हमारे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे कि कौन कौन सी समाज का समर्थन उन्हें मिल सकता है। सबसे पहले मैं रत्ना जी के पास चलूंगी। रत्ना जी दावा कर रही है बड़े ही उत्साह के साथ और 100% श्योरिटी के साथ कि ये सीट हम जीत रहे हैं। रत्ना जी, वहां चौधरी समाज हो गया, ठाकुर समाज हो गया, रबारी समाज हो गया, ब्राह्मण, प्रजापति, लोहाड़ा, ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन कौन से समाज के लोग कांग्रेस पार्टी को यहाँ समर्थन कर सकते हैं? टीका जी, यहाँ पर मैं तो ये कह रही हूँ कि सभी समाज के लोग, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो आज कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई समाज तो है ही, साथ ही सभी लोग पीड़ित है, प्रताड़ित है, दुखी है, परेशान है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को ख्वाब दिखाए थे, वो कोई भी ख्वाब पूरे नहीं हुए। अभी आप देखिए महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि किसानों का जो लोन है वो माफ की जाएगी। महाराष्ट्र के किसानों का लोन ये माफ करना चाहते हैं, परंतु गुजरात के किसानों का माफ नहीं करना चाहते हैं। आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। फिर राजस्थान में गैस का भाव, जब इलेक्शन थे तो कहते थे 450 रुपए हो जाएगा, परंतु यहाँ पे मैंने 810 रुपए गैस के भाव खरीद रही है एक सिलेंडर। और यहाँ पर देखिए आप बेरोजगारी की तो इतनी महत्व मतलब पराकाष्ठा है कि हर कोई परेशान है, फिर चाहे वो चौधरी समाज हो, ठाकुर समाज हो, लोहाड़ा समाज हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो,
या कोई भी समाज हो, कोई भी समाज आज इनसे खुश नहीं है। तो और कांग्रेस में जिस तरीके से हम लोग संविधान की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं करते हैं। इसलिए हमारे साथ तो सभी समाजों का पूरी तरीके से सपोर्ट है और हम सपोर्ट को लेके आगे चलेंगे और ये चुनाव हम हर हालत में जीतने वाले हैं। जी चलिए, आप ये दावा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या दावा करते हैं वो भी सुन लेते हैं। सर, मैंने बहुत सारे समाज के नाम दिखाए। ठाकुर समाज हो सकता है कि समर्थन करे, चौधरी समाज का क्या रुख रहेगा, ब्राह्मण, प्रजापति, लोहाड़ा, ये सारे लोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ सकते हैं और क्यों मुड़ सकते हैं? ऐसा क्या हुआ है जो पिछले सालों में बदलाव की जरूरत थी और वो आप लोग कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है? रत्ना जी इतने उत्साह के साथ बोल रही है, लेकिन साथ साथ में ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ स्त्री नहीं, महिला नहीं है, युवा नहीं है, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, सारी दुनिया दुखी है, तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है और हरियाणा किसने जिताया? ठीक है, लेकिन लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि हम स्वयं दुखी होते हैं तो पूरी दुनिया हमको दुखी दिख रही है। तो रत्ना जी आप स्वयं में खोजें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मैं पिछले 10 दिन से हूँ और सभी समाज के लोग, वडील, युवा, माता बहने से मिल रहे हैं हम सभी लोग। मैं आपको यहाँ पे एक वादी समाज है, वादी सरने में उनका, इनके सिर्फ 300 वोट है। उनको भी हमने रूबरू प्रत्यक्ष उनको मिले, उनसे बात किया। ऐसा नहीं है कि भाई नंबर हो तो ही मिलना है, नंबर नहीं हो तो उसको इग्नोर करना है। ईच एंड एवरी कास्ट से मिले हम और उनके साथ। ठाकुर समाज संपूर्ण समर्थन में है, चौधरी समाज संपूर्ण समर्थन में है। ये सभी समाज ने बीजेपी के फेवर में बड़े बड़े सम्मेलन किए हैं। ये नहीं है कि भाई चलो नेता आया और एक भीड़ इकट्ठा कर दी। समाज ने स्वयं अपने खर्चे से वो सभी सम्मेलन किए हैं बीजेपी को जिताने के लिए। ठीक है, और इस बात का मैं साक्षी रहा हूं यहाँ पे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इनका उत्साह 2024 के चुनाव के बाद जो उत्साह आया था, तीसरी बार फेल होने के बाद भी, वो उत्साह हरियाणा हारते ही जैसे कम हो गया या फिर जीरो हो गया। ऐसा ही यहाँ पे वो थोड़े उत्तेजित हुए हैं कांग्रेस लोग, क्योंकि इनको लग रहा है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी के बहकावे में, उश्केराट में, गुस्से में नहीं आती है। उसका एक एक कार्यकर्ता बूथ तक जाता है, चुनाव के दिन उनको वोटिंग करवाता है और उसके बेस पे हमारी जीत तय होती है। ना कि एग्जिट पोल आ गए, समाचार आ गए, हेडलाइन बन गया, सोशल मीडिया पे हंगामा कर दिया और हम हार गए। ऐसा ही होता तो हरियाणा में हम पूरी तरह से हार देते, क्योंकि एक भी एग्जिट पोल हमारे फेवर में नहीं था, फिर भी हम वहां पे अच्छी और ऐतिहासिक जीत से जीते हैं। इसका मतलब है हम ये हवाबाजी में काम नहीं कर रहे। हम हमारा एक मीडिया हमारा एक माध्यम है लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हम हमारी बात मीडिया, लेकिन साथ में हम जमीन पे उतरते हैं, लोगों तक जाते हैं। चुनाव के दिन हम बूथ से पब्लिक को अवेयर करके चुनाव तक वोटिंग करवाते हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी एक बार बार जीतती रहती है और जहां पे अशक्य लगे वहां से भी जीत निकाल के आती है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक गुणधर्म है। सर, आपकी सिस्टम पर कोई सवाल नहीं है, आपकी सिस्टम बहुत सुचारू है और मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो बूथ लेवलिंग पर काम करती है चुनाव के दौरान। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं असंतोष की स्थिति कार्यकर्ताओं से लेके नागरिकों तक पैदा हो रही है, उसकी बात है। क्या गोपी जी मेरी बात के साथ सहमत हैं? गोपी जी, मैंने पहले ही कहा, गुजरात में हमेशा से भर भर झोली वोट देते आए हैं, लेकिन अब गुजरात की जनता विरोध कर रही है। वडोदरा में तो ये विरोध बाढ़ की स्थिति में आपने देखा, आप खुद भी आए थे, बहुत खुलकर लोग बोल रहे हैं और अलग अलग जगहों से इसी तरह की स्थिति सामने आ रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को वोट पाने में दिक्कत कर सकती है? बिल्कुल मयूरिका, देखें जिस तरीके के हालात है यहाँ पे, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि स्कूल नहीं बने हैं, ये नहीं है, हमें इतने साल और दे दीजिए, हम इस तरीके से कर देंगे, तो 30 साल से आप ही की सरकार थी, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब विकास क्यों नहीं किया गया? ये भी सवाल अब जनता कर रही है। जब वडोदरा में ये चीजें हुई तो लोग खुल के बाहर आए। हालात ये थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहीं पे भी लोगों की मदद के लिए नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि लोग उनका जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे थे। अब बनासकांठा की हम बात कर रहे हैं, वाव विधानसभा सीट की बात करें तो वाव विधानसभा सीट में
जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर गेनीबेन ठाकुर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब रेखा चौधरी चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो वो रेखा चौधरी को नहीं कंसीडर कर रहे थे, वो शंकर चौधरी को कंसीडर कर रहे थे। अब जितने भी शंकर चौधरी, देखिए ये जो विरोध था, तो शंकर चौधरी के जितने भी विरोधी लोग थे वो सब साइलेंट हो गए थे जब रेखा चौधरी को टिकट मिली। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी जो लड़ाई है वो पार्टी का, उसका खामियाजा अल्टीमेटली पार्टी को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका खामियाजा रेखा चौधरी ने अकेली ने भुगता, उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता। और देखिए पार्टी में हर किसी को, हर नेता में ये होड़ लगी रहती है कि वो बड़ा नेता बने, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये लोगों को लगता है कि 30 साल से सत्ता में है और साल सत्ता में रहेंगे, तो जितना वो आगे बढ़ना चाहे यहाँ पे बढ़ जाए। तो यही एक वजह रहती है कि एक नेता दूसरे नेता को गिराने में लगा रहता है, और अल्टीमेटली होता यह है कि सरकार और संगठन, ये दोनों, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, संगठन में जो लोग हैं उनको लग रहा है अब दूसरा संगठन आ रहा है, इसलिए हमें काम नहीं करना है, जब दूसरा आएगा तब हम काम करेंगे। ये चीजें भी यहाँ पे देखने मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी जैसे ही उपचुनाव खत्म होंगे, मुझे लग रहा है बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि सीआर पाटिल वैसे भी कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं और उन्हें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो बदलाव आएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड करती है गुजरात में, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। मुझे लगता है चर्चा काफी बड़ी हो सकती है, लेकिन समय की पाबंदी है। मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं छोटी छोटी लाइन में, महेश भाई, अगर छोटे शब्दों में, कम लाइंस में कुछ कहना चाहें वाव विधानसभा चुनाव के बारे में? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, और 23 तारीख को हम मिलेंगे। रत्ना जी को भी बुलाइएगा और गोपी जी को भी बुलाइएगा, और मैं यहाँ से दावे के साथ कहता हूं आपको कि ये सीट इजीली, हाँ ठीक है, चुनाव स्टार्ट हुआ, मावजी भाई ने जो बगावत की उस टाइम पे थोड़ा अनस्टेबल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी आफत को अवसर में बदलने में माहिर है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर एक सिस्टम है, ना कि हम किसी और के। ये लोग उसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं कि मावजी भाई कुछ बीजेपी को नुकसान कर दे तो हम जीत पाएंगे। उनका ये लॉजिक है, जब हमारा लॉजिक है कि हम कुछ करेंगे तो हम जीत पाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी रणनीति में। रत्ना जी, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, अगर मावजी पटेल भाजपा को नुकसान करते हैं तो ही कांग्रेस पार्टी के हक में ये सीट आ सकती है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मावजी पटेल के पीछे जनाधार चल रहा है, और वो नुकसान किसका कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का करे, किसके साथीदार थे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथीदार थे। नहीं जीत रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात को सच साबित कर रहे हैं। फायदा होगा। अब तो मैं एक ही मिनट में बोल देती हूँ, कांग्रेस को 100% फायदा होने वाला है और कांग्रेस से जीत निकाल रही है। बाकी महेश भाई, हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ये इलेक्शन का रिजल्ट आने दो, फिर से दोबारा मिलेंगे और मिठाई मैं लेके आऊंगी। ठीक है, हरियाणा वाला हल होने वाला है। हाँ, हरियाणा में क्या हुआ था आपको मालूम है? आप दोनों तो यही दावे करेंगे कि हम जीतते हैं। गोपी जी निष्पक्ष रूप से इस पर बराबर जवाब दे सकती हैं, कांग्रेस या बीजेपी? गोपी जी। देखिए इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है मयूरिका, दोनों की ही हार्टबीट्स तो बढ़ी हुई है, दोनों ही ये सोच रहे हैं कि दिल की धड़कनें तो बढ़ चुकी है, क्योंकि मावजी पटेल किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये ना भारतीय जनता पार्टी कह पाएगी ना कांग्रेस कह पा रही है। दिक्कत ये है कि अगर मावजी पटेल ने खेल बिगाड़ा तो वो चौधरी वोट के साथ ठाकुर वोट भी होंगे, और चौधरी वोट अगर बिगड़ते हैं या चौधरी वोट डिवाइड होते हैं तो उसका नुकसान जो है वो खामियाजा गुलाब सिंह राजपूत को भुगतना पड़ता है। ठाकुर वोट में कहीं डेंट करते हैं तो उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। तो ये दोनों ही जो चीजें है ना, कि दोनों सबसे बड़े समाज है, चौधरी और ठाकुर जी, मावजी भाई किसे नुकसान पहुंचाते हैं ये कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा जो जंग है, मतलब कमल पे गुलाब भारी होगा या गुलाब पे कमल भारी होगा, ये मावजी भाई डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन एक स्थिति ऐसी है कि गुलाब के साथ जो कांटे हैं वो चुभ ना जाए, इसलिए वाव गुलाब को पसंद नहीं करेगी, वाव कमल को पसंद करेगी। गुलाब को पसंद करती है, कमल को इस पर नजर बनी रहेगी। और 23 नवंबर, भले ही परिणामों को थोड़े ज्यादा दिन है, लेकिन वोट तो डाले जाने हैं 2 दिन बाद ही। प्रचार आज थम गया है और बड़े ही दिलचस्प मुकाबला है। सभी मेहमानों को हम फिर से जोड़ेंगे 23 नवंबर को, और फिर ये जो बातें हुई थी उससे फिर से याद करेंगे कि आखिरकार गुलाब खिलता है कमल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद।
Thank और you. बहुत बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आप सबको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, सारी बातें आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें जरूर शेयर कीजिए। ये सारी बातें गुजरात के हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।